नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और यह कार्रवाई हुई है आईएसआईएस के मॉड्यूल पर। और इस मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ था, हमने देखा था बिहार से शुरुआत हुई थी, फुलवारी शरीफ से। और फुलवारी शरीफ में जब पीएफआई का एंगल सामने आया था और दंगों की जांच इसमें एनआईए जुटी, तो एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और चौंकाने वाला तथ्य यह था कि पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन आईएसआईएस वो भारत के अंदर बड़े पैमाने पर हिंसा और जो दंगे कराने का प्लान कर रही है, उसके लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को कई राज्यों में इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है और हायर किया है। इस मामले में एनआईए ने जो पुख्ता सबूत जुटाए, उसके आधार पर अभी बताऊं, 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एनआईए की कार्रवाई हुई और उन कार्रवाई में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संदिग्ध सामान मिला है, आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे यह खुलासा हुआ है कि आने वाले दिनों में, बल्कि 15 अगस्त का दिन इन लोगों ने नियुक्त किया था कि बड़े पैमाने पर देश के अंदर, जहां एक तरफ देश 75वां आजादी का अमृत उत्सव मना रहा होगा, घर घर तिरंगा योजना ये मोदी जी ने घोषणा की है, लेकिन इनकी योजना थी कि ये कई राज्यों में हिंसा का तांडव करेंगे और ये भीड़ के ऊपर हमला करेंगे और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे। एनआईए के इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एक बात तो ये कही जा सकती है कि देश के ऊपर से जो हिंसा का, तांडव का और बम ब्लास्टों का, बड़े पैमाने पर धार्मिक दंगों का ये एक खतरा मंडरा रहा था, वो शायद टल गया है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी और कितने लोग इससे जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। एनआईए के सूत्रों की माने तो ऐसे लगभग 300 लोग हैं भारत के अंदर जो आईएसआईएस से ट्रेनिंग लेकर के भारत के अंदर आ चुके हैं और उनकी मंशा है कि यहां इसी तरह हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं, धर्म के नाम पर कुछ मेन लोगों की, बीजेपी के लोगों की, आरएसएस के लोगों की हत्या की जाए। इस मॉड्यूल का खुलासा किया है और आपको बताएं, इस मामले में 22 जुलाई को अमित शाह जी ने ऑर्डर किए थे। गृह मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी बनाई गई है जो पूरा ऑल इंडिया के कई एजेंसियों को मिलाकर बनाई है। उसका नाम है काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन। ये डिवीजन बनाया गया है और उस डिवीजन में आपको बताएं आर्मी के लोग भी हैं, इसमें कई पुलिस फोर्स के बड़े बड़े अफसर भी हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, और ये गृह मंत्रालय के अधीन अमित शाह जी इसको सीधा देखते हैं। 22 जुलाई को ये ऑर्डर हुए थे कि देश के अंदर इस तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग जो धर्म के आधार पर दंगा कर रहे हैं, जो नुपुर शर्मा जैसी नेता का बहाना लेकर लोगों की हत्याएं कर देते हैं, किसी ने वीडियो शेयर कर दी उसकी हत्या, किसी ने फोटो देखी थी उसकी हत्या, मतलब कुल मिलाकर साफ है कि ये केवल एक बहानेबाजी खोजी गई कि किसी के धार्मिक चिन्हों का या धर्म के आधार पर अपमान का नाम लेकर मनमर्जी जिस बीजेपी नेता का चाहो, आरएसएस नेता का चाहो, हिंदूवादी चेहरे का चाहो, हत्या कर दो। हमने देखा है कि इस तरह की जो हत्याएं हुई, इसके सभी मामलों की जब एनआईए को जांच सौंपी गई तो सब में एक बात कॉमन निकल कर आई कि इसके पीछे पीएफआई और आईएसआईएस इनका हाथ था। और इसीलिए अब ये जो छापेमारी हुई है, इसमें मध्य प्रदेश में छापेमारी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन में, गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद में ये छापेमारी हुई, बिहार के अररिया में ये छापेमारी हुई, कर्नाटक के भटकल और तुमकुर उसमें ये छापेमारी हुई है जिले में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ में हुई, और उत्तर प्रदेश का देवबंद जहां बहुत बड़ा दारुल उलूम है और वहां पिछले दिनों भी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। उत्तर प्रदेश के देवबंद से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और यह पता चला है कि देवबंद वाकई में इस प्लानिंग में लगे हुए थे वहां के कुछ लोग कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाकर किस तरह से दंगे किए जाएं। 15 अगस्त का दिन इन्होंने चुना था कि 15 अगस्त को जहां आज़ादी का अमृत उत्सव, आज़ादी का दिन मन रहा होगा, देश को इसी तरह दंगे कराकर दहलाने की योजना बनाई गई थी। कुछ भी बहाना ढूंढ सकते हैं, मेरे तेरे से गाड़ी क्यों टकराई, मेरा तेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया, इसी तरह के हमने पिछले दिनों देखा था
कि कांवड़ के दौरान भी कांवड़ियों के ऊपर ट्रक चढ़ाकर और कांवड़ियों के ऊपर कांवड़ के ऊपर थूक कर कई तरह से इस तरह का धार्मिक एंगल देकर के दंगा कराने की कोशिश की गई थी, जिसको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर विफल कर दिया था। लेकिन जिस तरह से अब ये एनआईए की कार्रवाई हुई है, ये इसमें एक और चीज सामने आई है। फुलवारी शरीफ बिहार में जहां ये छापेमारी की शुरुआत हुई थी, वहां ये पता लगा कि पीएफआई नाम का जो संगठन है, क्योंकि देश के अंदर ये मांग चल रही है कि पीएफआई का हर जगह दंगों में नाम आ रहा है। कर्नाटक के अंदर हिजाब विवाद में उसका नाम आया, दिल्ली दंगे में उसका नाम आया, जहांगीरपुरी दिल्ली दंगे में उसका नाम आया, इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएफआई का नाम आया। तो बैन करने की बात चल रही है, लेकिन पीएफआई ने एक अपनी छात्र विंग बना ली इसी के चलते, और एक राजनीतिक दल भी बनाया है जिसमें सिम्मी के बैन होने के बाद सिम्मी के ही पदाधिकारी इस राजनीतिक दल में शामिल हो गए, जिसका नाम रखा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। ये राजनीतिक संगठन बनाया है, और ये जो लोग एनआईए ने कार्रवाई की है इस राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। अब इस राजनीतिक संगठन का बनाने के पीछे का मकसद क्या है, हालांकि एजेंसियां इसकी जांच कर रही है, लेकिन एनआईए के सूत्रों की माने तो ये जो एसडीपीआई नाम का राजनीतिक संगठन पीएफआई ने गठित किया है, इसके पीछे का मकसद है कि जैसा पहले भी खुलासा हुआ है कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और इसके लिए इन्हें क्या करना है, अभी केवल जिन राज्यों में ये कट्टरपंथी लोग कम हैं, इनकी संख्या कम है, वहां अपनी जनसंख्या बढ़ाना, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वहां स्थापित करना, उनकी मदद करना, और जिस तरह से राजनीतिक दल जो भी लोग इनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों का समर्थन करना, उनको सपोर्ट करना, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना, और कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा करके उनकी वोट उस राजनीतिक दल को दिलाना जिसको ये सोचते हो कि ये हम कट्टरपंथी सोच का समर्थन करने वाला पार्टी है और ये तुष्टीकरण वाली पार्टी है। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व बढ़ाते जाएंगे, और इनका सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे ही विधायक होंगे, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारी ही पार्टी आगे बढ़ेगी और विधायक सांसद हमारे होंगे, उस दिन इस भारत पर हमारा राज होगा। और इसके लिए केवल मात्र इनको 40% से 50% जनसंख्या करने का अपना अनुमान दिखता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जहां हम कम संख्या में हैं वहां शांत रहेंगे, जहां अधिक संख्या में हैं वहां डरा धमकाकर इसी तरह हत्याएं करते रहेंगे ताकि किसी की कुछ बोलने की हिम्मत तक ना हो। इनके पास भारी भरकम वकीलों की फौज है, मोटे मोटे पैसे देने वाले धन्ना सेठ, दान देने वाले इनके पास हैं, दुनिया के कई देशों का सपोर्ट इनके साथ है, और इसीलिए ये जो है अभी तक इस तरह का काम कर पाए हैं जो यहाँ हो रहा है। तो ये एनआईए की कार्रवाई हुई है, और इस एनआईए की कार्रवाई में अब ये मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है, इसके बाद माना जा रहा है कि जो भी इनके मददगार भारत में जगह जगह छुपे हुए हैं, अब उन सब की धरपकड़ की जाएगी, और जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा करना चाहते हैं, देश में धार्मिक दंगे कराना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। क्योंकि एनआईए पूरी तरह से एक्टिव है, और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से इस तरह के मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। उसके पहले तो जब मोदी सरकार नहीं थी तो हम देखते थे दंगे हो गए हैं, खबर आती थी बस दंगे हो गए, वहाँ 10 मर गए, वहाँ 20 मर गए, वहाँ सेना पर हमला हो गया, वहाँ किसी के ऊपर पथराव कर दिया, और अगर कोई पकड़े भी जाते थे तो कहते थे साहब भटके हुए हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। तो मतलब पत्थर फेंकना पुलिस के ऊपर एक रोजगार बन गया, और भटके हुए बंधु बताकर, भटके हुए बच्चे बताकर, उनको बच्चे बताकर जिनकी उम्र 20, 30, किसी किसी की 35 साल है, उनके पक्ष में वकीलों की एक फौज खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि ये भटके हुए बच्चे नहीं हैं, ये ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी हैं जो इस देश में आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं।
मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आतंकवादी वो नहीं है जिसको आप देखेंगे लंबी सी दाढ़ी है, AK-47 हाथ में है और वो कई लोगों को मार देता है मार्केट में। अब आतंकवादी ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि अब सीमा पार से AK-47 लेकर आना, बम गोला गोली लेकर आना अब इस देश में नहीं चल रहा है। हमारी सेनाएं सतर्क है, इंटेलिजेंस सतर्क है, और इसलिए आप देख रहे हैं केवल कश्मीर तक सीमित रह गए हैं आतंकवादी। भारत के अन्य भागों में ये बम ब्लास्ट या गोलाबारी करने में विफल हैं। अब इन्होंने अपना रूप बदल लिया है। अब आतंकवादी माने आतंक फैलाने वाला, जो दिमाग में आतंक की मानसिकता रखता है, अब इन्होंने रूप बदल दिया। अब रूप ऐसा हो गया है कि ये जिसको चाहे पहले धमकी देते हैं, सबको दहशत में लाते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं, तो बाकी जो आसपास के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो आतंक के साए में जीते हैं। उनको लगता है कि किसी दिन मुझे भी कोई मार देगा, क्योंकि मैंने भी किसी बात पर कुछ बोला था या कुछ शेयर किया था या सपोर्ट किया था। किसी ने भी अगर नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया और उसकी हत्या कर दी गई धमकी देने के बाद, तो बिना कुछ कहे इस देश के करोड़ों लोगों को एक मैसेज दे दिया कट्टरपंथी सोच वालों ने कि अगर तुम हमारी मर्जी के विरुद्ध कुछ करोगे तो तुम्हारा हश्र भी ऐसा होगा। ये भी आतंकवादी कृत्य ही है। भले ही वो चेहरा बदल गया है, तरीका बदल गया है। बंदूक AK-47 के बजाय, रिवॉल्वर लेने के बजाय आप चाकू लेकर आते हैं, लेकिन अगर आतंक फैलाते हैं तो ये आतंकवादी क्रिया है। और इसीलिए NIA इस मामले में एक्टिव है। और जैसा मैंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को डायरेक्ट देख रहे हैं, और काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन जो है, ये नया मोदी सरकार ने गठित किया है, और ये बहुत तेजी से इस तरफ काम कर रहा है कि इस तरह के कोई भी धार्मिक उन्माद या किसी भी बहाने से देश के दंगा कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वंदे मातरम।